आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके से आई थी ना? नहीं, आम आदमी पार्टी, ये आपकी पार्टी, आम आदमी की देखिए, पार्टी। आपको वो पावर नहीं मिल रहा था जो आप चाहते थे। आप नंबर 1 नंबर 2 वाली स्थिति नहीं, जो आप चाहते थे, आप देखिए, और इसीलिए आपने एक नया पार्टी लॉन्च, मंडल, कमंडल, कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा, MY, इन सब के बीच पांडे जी के बेटे क्या कर लेंगे? क्या बीजेपी का सूरज अब ढलता हुआ दिख रहा है? महिलाओं का सम्मेलन था, आप महिलाओं के इतने बड़े समूह के बीच में कह रहे हैं कि शराबबंदी 15 मिनट हटा में देंगे, हटा दें। बिल्कुल हटा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूँ, इसीलिए क्योंकि आज तादाद में मुसलमान इकट्ठा हुए हैं पटना की सरजमी पर, और इन्हें इकट्ठा किया है किसी और ने नहीं, प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर जो अरसे तक अलग अलग पार्टियों के पॉलिटिकल एड रहे, या ये कह लीजिए कि राजनीतिक रणनीतिकार रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करना हो कि ममता बनर्जी के साथ, वहाँ कैप्टन अमरिंदर के साथ काम करना हो या जगनमोहन रेड्डी के साथ, यहाँ नीतीश बाबू, लालू प्रसाद यादव के साथ काम करना हो या ममता बनर्जी के साथ, ऐसे 10 से ज़्यादा चुनाव हैं जिनकी रणनीतियाँ बनाई, चुनावों को जिताया, सत्ता के केंद्र तक पहुँचाया, लेकिन अब खुद सत्ता का संचालन हो रहा है। और उसी की बानगी आज यहाँ आपको तस्वीरों में भी दिखाई दे रही होगी। तादाद में मुस्लिम चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। जन स्वराज जो कि 2 अक्टूबर को एक पार्टी के रूप में देश के सामने आएगी। क्या मकसद है, क्या विचारधारा है, क्या सोच है, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए प्रशांत किशोर खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी नमस्ते, और आज तो अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए आपको। आदाब कह सकती हैं। कैसा रहा आपका? नहीं, पिछले 2 साल से जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में विकल्प के अभाव में यहाँ की एक बड़ी जनमानस को सिर्फ और सिर्फ लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को जो वोट देना पड़ता है, उस स्थिति से, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से लोगों को आज़ादी मिले, लोग अपने बीच से अच्छे लोगों को चुनकर लाएं। उस दिशा में जो 2 साल पहले प्रयास शुरू किया था, उसका ऐसा समझिए कि पहला पड़ाव है 2 अक्टूबर, जब बिहार के 1 करोड़ लोग एक साथ आकर, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा होगा कि 1 करोड़ लोग आकर दल बना रहे हैं। बनाने के बाद लोग इतने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ लोग मिलकर दल बनाएं, ऐसा पहली बार 2 अक्टूबर को होगा। और उसी की तैयारी के सिलसिले में हम लोग 8-9 बड़ी बैठकें कर रहे हैं, जो क्योंकि ये जो 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, इस पूरी संरचना को, व्यवस्था को चलाने में कोई 4-4.5 लाख लोग हैं जो पदाधिकारियों के तौर पर आप जिनको मान सकते हैं। उनका एक बड़ा वर्ग में, ये जो आप सभा देख रहे हैं, कन्वेंशन, सम्मेलन, जो भी आप कहना चाहें, ये 10,000 12,000 लोगों की हर हफ्ते एक बैठक होती है, ताकि 2 तारीख को जो दल बनने की प्रक्रिया है, उसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, संविधान है, उसमें हर समाज की भागीदारी है, उस पर उनकी राय विचार, राय शुमारी की जा सके, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा सके, ताकि 2 तारीख को जब एक साथ लोग बैठे तो ज़्यादातर मुद्दों पर पहले से चर्चा हो गई हो। तो आपने पहले महिलाओं के साथ सम्मेलन किया? नहीं, पहला सम्मेलन ये जिले और प्रखंड के स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनका बैठक था 28 तारीख को। उसके बाद जो युवा साथी हैं उनकी बैठक थी। उसके बाद तीसरा महिलाओं की बैठक थी। ये चौथा मुसलमानों के साथ बैठक हो रही। आपको लगता है कि मुसलमान आपको वोट करेंगे 243 सीटों का? नहीं, देखिए, वोट तो किसी भी दल को, किसी भी नेता को 100% लोग कर नहीं सकते हैं। 100 में 100 आदमी तो वोट करेगा नहीं, लेकिन जो जन स्वराज की मूल भावना है कि समाज के हर वर्ग को साथ में लाकर दल बनाना है, ताकि जब दल बने तो वो दल किसी व्यक्ति विशेष का ना हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी परिवार का ना हो, वो बिहार के हर उस व्यक्ति का दल हो जो चाहता है कि एक नया विकल्प बने। और 18% आबादी वाले मुसलमानों की भी बहुत बड़ी उसमें भूमिका है। तो जब ये दल 2 अक्टूबर को बनेगा तो इसके बनाने वालों में 18% मुसलमान भी होंगे। दल के पदाधिकारियों में
18% मुसलमानों की भी भागीदारी होगी। लेकिन दल के नेतृत्व में भी 18% का नेतृत्व मुसलमानों का होगा। दल से जो लोग टिकट पाएंगे उसमें भी 18% मुसलमानों का होगा। दल से मनोनीत किए जाने वाले लोगों में भी 18% मुसलमान होंगे। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, जो भी दलित समाज है, अति पिछड़ा है, सामान्य वर्ग है, उनको उनकी जनसंख्या के मुताबिक उनको सही भागीदारी मिले, ये जन स्वराज की मूल सोच का हिस्सा है। लेकिन ये जो MY समीकरण है, यादव और मुस्लिम समीकरण, जिससे आरजेडी को हमेशा लाभ मिला है, आपको लगता है आप उसमें फूट डाल पाएंगे? और फिर मैं जाति हमें फूट डालने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो आप ये समझिए कि MY समीकरण कहीं बचा हुआ नहीं है। ये तो अब लोगों के मतलब एक तरीके से ये हिस्ट्री है। MY समीकरण जब सही मायनों में इफेक्टिव था तब तो लालू जी को या मुलायम सिंह यादव को यूपी बिहार में बहुत बड़ी सफलता मिलती थी। लालू जी को पिछले, अगर लालू जी के आरजेडी के परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो 2014 में उनके 4 या 5 सांसद जीते थे बिहार में, 2019 में 0 और इस बार 4। तो इतने बड़े राज्य में अगर MY समीकरण काम कर रहा है तो फिर लालू जी की सीटों की संख्या इतनी कम कैसे है? तो फिर जो मुस्लिम समाज है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग निश्चित तौर पर अभी तक आरजेडी को वोट देते रहे, कहीं इसमें दो मत नहीं है। लेकिन वो वोट आरजेडी का वोट नहीं है, वो वोट भाजपा के डर के खिलाफ है। वो चूंकि सामने से भाजपा होती है, मुसलमानों के पास या समाज के दूसरे कई वर्गों के पास कोई विकल्प नहीं होता है, तो डर के मारे लोग फिर से वही लालू जी को वोट दे देते हैं। यही बात भाजपा के लिए भी लागू होती है। भाजपा को भी जो वोट मिलता है, नीतीश को जो वोट मिलता है बिहार में, उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो सिर्फ और सिर्फ लालू जी के डर से वोट देता है। अब अगर आप मुसलमानों की स्थिति पर आ जाए तो बिहार में दलितों के बाद सबसे ज़्यादा गरीब पिछड़ा अगर कोई है तो मुसलमान है। सबसे ज़्यादा बदहाल, सबसे ज़्यादा फटेहाली जहाँ मुझे पिछले 2 वर्षों में दिखी है वो मुसलमानों के बीच में दिखी है। और उनमें सबसे ज़्यादा एक तरीके से आप समझ लें तो घबराहट भी है और चिंता भी है, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि उनको कुछ मिल नहीं रहा है। विकास के नज़रिए से, राजनीतिक भागीदारी के नज़रिए से उनको मिला कुछ नहीं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प, कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। पहली बार जन सुराज के तौर पर उनको ऐसा दिख रहा है कि शायद एक कोई ऐसा विकल्प बन रहा है जिसमें उनकी भी भागीदारी हो, जिसमें सिर्फ वो इसलिए न जुड़े क्योंकि उनको भाजपा से डर लग रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए न वोट दें कि उनको भाजपा के खिलाफ वोट देना है, बल्कि इसलिए वोट दें क्योंकि ये अच्छी व्यवस्था बनने जा रही है जिसमें उनके और उनके समाज के, उनके बच्चों की भलाई भी हो सके। आपने बड़ी कड़वी बातें की है, मुसलमानों के बीच में जाकर उनसे कड़वी बातें की है कि मैं तो बोलता ही आप जो है केरोसिन की तरह बस जलते रहे हैं, रोशन आपने किसी और के घर को किया नहीं। ये तो मैं देखिए, मैं इस पूरी यात्रा में सिर्फ मुसलमानों के नज़रिए से कड़वी बात नहीं कह रहा हूँ। मुझे तो जो लोग इंटरव्यू करने आते हैं, किसी ने कहा कि इसको तो आपको लताड़ यात्रा कहनी चाहिए, इसमें तो डांट यात्रा कहनी चाहिए कि आप तो जनता को बैठा के डांट रहे हैं। मैं तो लोगों को बता रहा हूँ कि तुम भाई 500 रुपये में वोट बेचोगे तो तुम्हारा विधायक मुखिया ईमानदार कैसे होगा। मैं लोगों को कह रहा हूँ कि तुम अगर मुर्गा भात खाकर वोट दोगे, तुम अगर दारू पीकर वोट दोगे, तुम जाति के नाम पर दे दोगे, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दे दोगे, तो तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई नहीं होगा। और मैं लोगों को ये डांट के ही कह रहा हूँ, बहुत कड़े शब्दों में कह रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात क्या है या समझने वाली बात क्या है कि इन सारे कड़े शब्दों के बावजूद जो लोग सुनते हैं वो सब ये दुआ करते हैं, आशीर्वाद करते हैं कि नहीं प्रशांत जी आपने बात कड़वी कही है लेकिन बात सही कही है। मैं ये बात क्यों कह पा रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि समाज भी ये समझता है कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये सही बात है। दूसरा, मैं उनका अपना हूँ, वो जानते हैं कि मैं बिहार का हूँ और बिहार को सुधारने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन आज आप बिहार में जाइए, जिसने भी जनसुराज का नाम सुना है, चाहे मेरा विरोधी भी है, वो आपको इतना जरूर कहेगा कि नहीं प्रयास तो अच्छा कर रहे हैं, बात ठीक कह रहे हैं, होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। इसलिए लोग कड़वी बात भी सुन रहे हैं। जहाँ तक अब आ जाइए सच्चाई की बात, मैं उनको क्या कह रहा हूँ? मैं तो मुसलमानों को इससे ज़्यादा कह रहा हूँ, किरासन तेल के मुकाबले से अलावा ज़्यादा कह रहा हूँ। मैं मुसलमानों को ये कह रहा हूँ कि आपके धर्म में, आपके दीन में, आपके कौम में जो बातें पैगंबर साहब ने बताई है आप तो उसको भी नहीं फॉलो कर रहे हो। आपकी बदहाली इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने आपको ठगा, कि लालू जी ने ठगा, कि प्रशांत किशोर बचा देंगे, कि भाजपा आपको डरा रही है। आपकी बदहाली इसलिए है
कि आपके यहाँ ये बात पैगंबर साहब ने कही है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हमारे शब्द नहीं है। अब ये चाहे जितना भी कड़वा हो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये शब्द तो इस्लाम के हैं, ये तो आपके कौम के शब्द हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आज के जो हुक्मरान हैं, आज के जो शासक हैं वो जालिम हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती करी है। क्योंकि ये मेरा आकलन नहीं है, ये तो अगर पैगंबर साहब के शब्द हैं वो तो गलत हो नहीं सकता है। तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब मुसल्लत किए जाएंगे? जब आप अपने गलत रहनुमाओं का चुनाव करोगे। नहीं तो ये बातें जब मैं उनको बता रहा हूँ तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि, और फिर मैं उनको बताता हूँ कि कैसे पिछले 25-30 सालों में उन्होंने गलत रहनुमाओं को चुना। किसी दल और व्यक्ति की बात नहीं है जिसकी वजह से आज उनके समाज की हालत हुई है। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ। नहीं, मैं आपको एक आंकड़ा देना एक मिनट। बहुत लोग मुसलमान जनरली पूरे देश में चर्चा करते हैं सच्चर कमेटी की। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में। बहुत लोगों का मानना है कि भाई बीजेपी के आने के बाद, भाजपा के आने के बाद मुसलमानों की हालत खराब हुई है। उनका डर बढ़ा है, उनको लगता है कि उनकी भागीदारी, उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। लेकिन सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट 2006 में आई, उससे पहले तो भाजपा का शासन नहीं था ज़्यादातर समय में देश में। फिर सच्चर कमेटी रिपोर्ट में कैसे बताया गया कि आप दलितों से भी ज़्यादा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक तौर पर आप दलितों से भी मुसलमान पिछड़ा है। ये कैसे हुआ? इसका मतलब कि जिनको भी आपने रहनुमा बनाया 2006 से पहले, उन्होंने भी आपका भला नहीं किया और गलत रहनुमाओं को उस समय चुना, इसलिए आज आपकी ये हालत है। ये बात मैं उनको बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जालिम कौन, किसे जालिम कह रहे? लालू प्रसाद यादव जालिम? जो भी आपके नहीं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं बता रहा हूँ कौन जालिम, मैं बता रहा हूँ कौन। जो भी हुक्मरान हैं, जो भी शासन कर रहे हैं, और अगर आज 2/3 से ज़्यादा लोग 100 रुपये से कम में अपना जीवन बिता रहे हैं। रूबिका जी, बिहार में 2/3 से ज़्यादा लोग आज भी 100 रुपया नहीं कमाते हैं। उसमें अगर मुसलमानों का आंकड़ा उठाकर देखिएगा, यहाँ मुसलमानों का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एवरेज 32 रुपये है। तो जो भी हुक्मरान रहे हैं, जिन लोगों ने भी शासन किया है, मुसलमानों के एजुकेशन की स्थिति देख लीजिए, मुसलमानों के किसी गांव में आप चल के देख लीजिए, पूरा बिहार ही गरीब है, पूरा बिहार पिछड़ा हुआ है, सब लोग परेशान हैं। लेकिन उसमें भी जो हम लोग के अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, जो मुसलमान है, जो अति पिछड़ा है, वो तो बहुत पीछे छूट गया है, बहुत पीछे छूट गया है। तो जिन लोगों ने भी शासन किया है, मैं सबको बता रहा हूँ, वो जालिम है। तो प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी जो है वो पढ़ाई और नौकरी के लिए आ रही है। नहीं, ये पहली बात तो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, पार्टी तो बिहार के लोग बना रहे हैं। और जो लोग 2 तारीख को इस पार्टी को बनाएंगे, वो इसका नेता चुनेंगे, जो प्रशांत किशोर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले दिन से ये घोषणा की है कि मैं इस दल का नेता ना हूँ, ना आगे कभी होऊंगा। इस दल का नेता वो होगा जिसको ये सारे लोग मिलकर चुनेंगे। नहीं, पर प्रशांत जी, ये बात कहने में तो अच्छी लगती है, लेकिन नहीं, ये तो 2 को होगा। नहीं होगा 2 को। ये कहने बयानों के लिए अच्छा, ये तो 2 साल से लोग ये कह रहे थे कि अभी तो आप कह रहे हैं लेकिन बनोगे तो आप ही। लेकिन 2 तारीख को, अब तो 2 तारीख में कितना दिन रह गया? 2 तारीख को नया नेतृत्व चुनकर आ रहा है। पर मैं प्रशांत किशोर से बात कर रही हूँ, जो अपना एक कदम 10 कदम सोच कर चलता है। यूर पॉलिटिकल, बिल्कुल सोच के चले। नहीं, मैं सोच के आया हूँ। तो आप एक बगैर चेहरे की पार्टी की कल्पना आप कर रहे हैं, ये मैं मानूंगी। बिल्कुल, मैं ये सोच के आया हूँ। मैं तो गाँव-गाँव में जाकर ये बोल रहा हूँ कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ आकर लड़ने के लिए लड़ता है। तो अगर मैं बता रहा हूं, अगर मैं बिहार में आया हूं और अपने जीवन के इतने वर्ष सब कुछ, अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब कुछ दांव पर लगाया है, 2.5 साल हो गए। मैं मई 2022 में आया था, बिल्कुल सही। 2.5 बरस हो गए मैं करीब बिहार में ही रहा हूं। अगर सब कुछ मैंने अपना दांव पर लगाया है, तो ये आप मान कर चलिए कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए, इस व्यवस्था से जीत निकालने के लिए और उस व्यवस्था के जरिए बिहार की स्थिति बदलने का पूरा खाका दिमाग में बनाकर आए। तो प्रशांत, लेकिन वो जो खाका है वो किसी एक व्यक्ति सेंट्रिक नहीं है। वो खाका इस बात पर है कि बिहार में, उसका मूल बात मैं बता रहा हूँ, कि अगर 100 में 1 आदमी भी अच्छा काबिल बचा है तो मुझे उसको ढूंढ कर निकालना है। और अगर 100 में 1 आदमी भी अच्छा निकल गया तो बिहार की जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास कम से कम 15 लाख लोग होने चाहिए। इसीलिए मैं गांव-गांव चल रहा हूँ। एक बार जब वो लोग आ गए 15 लाख लोग,
उनके साथ जनमानस आ गया, फिर ये 15 लाख लोग मिलकर ये तय करेंगे कि कौन उनका नेतृत्व करेगा। जन सुराज एक लाइन में आज़ादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का अभियान है। आज़ादी से पहले कांग्रेस कैसे चलती थी, जिसको भी आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी करनी थी उस समय की कांग्रेस में जाकर वो ज्वाइन कर लेता था। ठीक है। और उसको लगता था कि आज़ादी की लड़ाई से मैं जुड़ गया। अब हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ करने लगता था। कोई सुबह में अपने गांव में प्रभात फेरी निकाल रहा है, कोई अखबार निकालने में मदद कर रहा है, कोई रेलवे लाइन जाकर उखाड़ रहा है, कोई धरने पर बैठ गया, कोई जेल भरों में गया, कोई बम फेंक कर आया। जिसकी जो क्षमता और समझ थी उसके अनुसार उसने काम किया, लेकिन वो सब कुछ उसने किया उस व्यवस्था के अंदर जिसका नाम था कांग्रेस। और उस कांग्रेस को कैसे चलाया जाता था? पूरे देश में देश से लोग जुटते थे और कांग्रेस का अधिवेशन होता था। हर साल कांग्रेस के अधिवेशन में लोग बैठकर चुनते थे कि अगले 1-1.5 साल तक के लिए कांग्रेस का नेतृत्व, इस स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व कांग्रेस के माध्यम से कौन करेगा, किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको मैं एक और आंकड़ा दे रहा हूं, आज़ादी से पहले कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनका एवरेज टेन्योर 1.4 ईयर्स रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आज से 100 साल पहले ज़्यादा लोग अनपढ़ थे। सिर्फ मतलब अगर आप लिटरेसी देखिए, कई लोग कहते हैं भी तो अनपढ़ समाज है, जातियों में बटा हुआ है, कैसे कर पाएगा। तो मेरा उनको ये कहना है कि भाई आज़ादी से पहले तो 20% से कम लोग पढ़े लिखे थे, जाति ज़्यादा थी, धर्म ज़्यादा था, फिर भी लोग बैठकर अपने नेता का चुनाव करते थे। तो आज बिहार में भी करेंगे। लेकिन वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। उस ज़माने में भी आपको पता है कि प्रेसिडेंटशिप के लिए 10 तरीके की बहुत कंट्रोवर्सीज थी कि भाई नेहरू को बनाया गया, पटेल जी को नहीं बनाया गया, कांग्रेस का नेतृत्व सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, पूरी CWC का चुनाव होता था और हर साल होता था। हाँ, वो होता तो उसमें क्या फिर यहाँ भी हो सकता है? तो उसमें बस अब ये सवाल ये है ना कि कोई तो चेहरा नहीं भाई, कोई भी आ सकता है। आप ये बताइए कि कांग्रेस के कितने प्रेसिडेंट के चेहरे को आप जानती हैं? नेहरू तो 2 ही बार रहे होंगे प्रेसिडेंट, बोस 1 बार रहे होंगे, पटेल 1 बार 2 बार रहे होंगे। मतलब इसके अलावा कांग्रेस में 50 लोग उस समय अलग अलग क्षेत्र से लोग, अलग अलग प्रतिभा के लोग चुनकर उसका अध्यक्ष बने। लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस बदल गई। हाँ, बदल गई। तो लेकिन हम जो जनसुराज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग प्रेरित उससे हैं, उस मॉडल से हैं। उस चीज को फिर से पुनर्जीवित करना है। आपको लगता है वो हो जाएगा? भाई लगता नहीं है तो मैं कर क्यों रहा हूँ? आपने खुद ही कहा कि प्रशांत किशोर इतने होशियार आदमी है कि बिना सोचे समझे काम नहीं करेंगे ना। हाँ, इसीलिए तो इसीलिए तो देखिए, चूंकि ये चीज 100 वर्ष पहले की गई है या 75 वर्ष 80 वर्ष पहले होता था, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है नहीं हो सकता है। लेकिन ये किया गया है ना, इसी समाज में, इसी देश में हुआ है। तो अगर उस समय हो सकता था तो आज भी होगा। प्रयास करने की जरूरत है। अगर एकदम मॉडर्न हिसाब से इसको मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं, हालांकि ये आप बहुत कड़े लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि हमारा आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है, हमने आंदोलन करके पार्टी बनाने की विचार हमने किया नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके से आई थी ना। नहीं, आम आदमी पार्टी, ये आपकी पार्टी आम आदमी की पार्टी, आम आदमी पार्टी 2-3 जो फिर आपने देखा क्या जो मूल फर्क है वो समझिए। पहले तो वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, हम लोग आंदोलन से निकले हुए नहीं हैं। जनसुराज आंदोलन से नहीं निकल रहा है, ये समाज के जन जागरण, समाज की जागृति के जरिए निकल रहा है। दूसरा, इसमें कोई ऐसा समूह नहीं है जो ये कह रहा है कि मुझे मालूम है, मैं इसको कर दूंगा, मैं 10 व्यक्ति वो हूं जो सबसे अच्छा हूं, मेरे पास फॉर्मूला है कि कैसे इसको ठीक करना है। मैं अपने हर भाषण में कहता हूं कि एक प्रशांत छोड़ो, अगर 10 प्रशांत किशोर आएगा तब भी स्थिति नहीं सुधरेगी, तुमको सुधरना है। तो ये बिहार के लोग इसको मिलकर बना रहे हैं। कुछ समानता किसी एक स्तर पर, 1-2 स्तर पर, वो तो फिर भाजपा से भी हो सकती है, वो कांग्रेस से भी हो सकती है, टीएमसी से भी हो सकती है, द्रविड़ियन आंदोलन से भी हो सकता है। लेकिन हमारा आंदोलनों में कोई यकीन न था, न है। जनसुराज कोई आंदोलन नहीं है, ये समाज को जगाने समझाने का प्रक्रिया है कि समाज को जगाकर समझाकर समाज में जो लोग हैं उनकी चेतना को जगाकर उनको एक साथ लाया जाए, संगठित किया जाए और एक ऐसा दल बनाया जाए जो सही मायनों में लोकतांत्रिक हो और लोगों की भावनाओं को के आधार पर बनाया और चलाया जाए। अब दोबारा मैं ये जहन में रखते हुए नहीं, इस बात को आप देखिए कि आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रही हैं, मैं जितना भी मैंने काम किया है, ये तो दल बनाकर भी तो कर सकता था। यही सवाल है, क्यों नहीं बनाया? एक बार सुनिए ना, यही सवाल है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट वो इतना रिसोर्स पहले तो पार्टी खड़ी करने में, 2 साल घूमने फिरने में, लोगों से बात करने में,
फिर एक पार्टी लॉन्च करने में, आप पार्टी चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी, सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, आप किसी भी पार्टी को के अंदर जाकर वो जिम्मेदारी लेकर और ये जो काम अभी आप बिहार के लिए करना चाहते हैं वो आराम से कर नहीं सकते कर थे। सकते। क्यों नहीं किया? इसलिए कि 10 साल मैंने अलग अलग दलों के साथ, नेताओं के साथ काम करके देखा है। क्या देखा? बिहार में भी देखा। बिहार में अभी जनसुराज का क्या होगा तो छोड़ दीजिए, 2015 में तो बिहार मेरे सलाह से लोग जीत गए थे। पूरी व्यवस्था बनाने में मेरी भागीदारी थी, कौन मंत्री बनेगा, कौन कार्यक्रम बनेगा, सब मेरी उसमें भागीदारी थी। लेकिन उससे बिहार नहीं सुधरा। तो मेरा जो अपना 20 साल का अनुभव है प्रोफेशनल, वो सारा अनुभव समेट कर मैंने इसकी परिकल्पना की है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे बिहार को सुधारा जा सकता है। बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, वो इतने आसानी से कोई आकर सुधार दे ऐसा बात नहीं है। ये किसी एक व्यक्ति, एक विचारधारा, एक दल की बात नहीं है। हर विचारधारा, हर व्यक्ति, हर दल ने प्रयास कर लिया है। अगर इसको सुधारना है तो कहीं ना कहीं बिहार के समाज को सुधारना होगा। और इसीलिए ये पूरी चीज़ गांधी की सोच से प्रेरित है। गांधी जी के जो टूल्स हैं, जो उनकी प्रेरणा है, जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, उसको आज के तारीख में कॉन्टेक्चुअलाइज करके टू एन एक्सटेंट पॉसिबल उसी के आधार पर इसको बनाने का प्रयास किया तो जा रहा है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठीक है बिहार को क्यों आप बेहतर नहीं करना चाहोगे? आप यहीं की पैदाइश हो, इसी मिट्टी के बने हुए हो, यहीं के सरकारी स्कूल में पढ़े भी हो, आपको वो पावर नहीं मिल रहा था जो आप चाहते थे। आप नंबर 1, नंबर 2 वाली स्थिति जो आप चाहते थे, आप देखिए, और इसीलिए आपने एक नया पार्टी लॉन्च जिन लोगों ने 2015 में मुझे देखा है यहाँ बिहार में, जो बिहार की राजनीति को फॉलो करते हैं, उनको आप जाकर पूछ लीजिए कि मेरे से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं था यहाँ। तो फिर आपको निष्कासित कर दिया ना? नहीं, वो तो 18-19 की बात आप बता रहे हैं। मैं अब दो चीज़ को लोग मिक्स कर देते हैं। जब मैं यहाँ 15 में आया था महागठबंधन का कैंपेन करने, तब मैं किसी दल में नहीं था कि कोई मुझे निष्कासित कर देगा। पूरे बिहार सरकार का जो कार्यक्रम 7 निश्चय है वो हम लोगों ने बनाया है। दैट वाज लाइक 60% ऑफ डेवलपमेंटल बजट ऑफ बिहार वाज टाइड अप टू दिस 7 पॉइंट प्रोग्राम्स। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। प्रोग्राम तो ठीक बना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और फिर हमने भी उसको सीखा, समझा, अनुभव किया कि सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने से, सिर्फ विधायक बदलने से बिहार में व्यवस्था नहीं बदल सकती है। लेकिन बिहार, आप माने कि ना माने, जातिवाद यहाँ हमेशा सत्ता में काबिज रहा है। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, मैं कह रही हूँ पैन इंडिया आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, वहाँ जातियों की बातचीत हो ही जाती है। मंडल, कमंडल, कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा, MY, इन सब के बीच पांडे जी के बेटे क्या कर लेंगे? पहली बात तो आपने अच्छा किया कि माना कि सिर्फ जाति बिहार में नहीं है। देखिए, जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, पूरे देश में है। और अगर आप राजनीतिक जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको समाज के अन्य विषयों के तरह जाति की भी समझ होनी चाहिए। बिना जाति के समझ के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। लेकिन जातियों को समझना, समझ के उसका राजनीतिक समायोजन करना एक बात है, और जाति की राजनीति करना वो दूसरी बात है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाना चाहिए वो ये है कि क्या बिहार में जातियों की भूमिका उत्तर प्रदेश या कर्नाटक या गुजरात या आंध्रा से ज़्यादा है या कम है? मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। जितना जातियों का प्रभाव उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, उतना बिहार में पूरे हिंदुस्तान में। अब लोग कहेंगे नहीं, ये तो भैया ऐसा नहीं है। तो आप ये बताइए, बिहार में भाजपा को वोट पड़ा है? भाजपा को नहीं वोट पड़ा है। लोग बताएंगे कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है। तो मोदी जी के जाति के आपने बहुत सब अभी गिनाए, कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा, जितना आपको याद आया। तो ये मुझे बताइए कि मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? और अगर मोदी जी के जाति के लोग बिहार में रहते नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि बिहार का हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है, तो मोदी जी को वोट दिया किसने? ये बता दीजिए आप मुझे। आपने मुझे कहा पांडे जी के लड़के, तो नीतीश कुमार तो जिस समाज से आते हैं उसको यहाँ पर कुर्मी कहा जाता है। तो कुर्मी समाज की संख्या बिहार में कितनी ज़्यादा है? अगर आप सिर्फ नंबर के हिसाब से देखिएगा तो उन लोगों ने, हमारा कोई जातियों में यकीन नहीं है, मेरा नाम में पांडे नाम नहीं है, लेकिन लोग राजनीति के लिए ऐसा चला रहे, जो जाति की राजनीति करते हैं वो कहते हैं। तो अगर आप ब्राह्मणों की संख्या जोड़ें तो कुर्मियों से ज़्यादा है बिहार में। तो अगर कोई कुर्मी समाज का आदमी बिहार को लीड कर सकता है तो कोई ब्राह्मण, कोई कुशवाहा, कोई नोनिया, कोई सहनी, कोई मुसहर, कोई पासवान क्यों नहीं कर सकता है? नहीं, एक मिनट रुकिए बात को पूरी समझ लीजिए।
ये जो लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि अगर आपकी जाति की संख्या नहीं होगी तो आप कैसे चुनाव लड़ोगे, कैसे जीतोगे। तो भाई नीतीश कुमार की जाति की संख्या कितनी है? नहीं, पर जाति और की दूसरी बात संख्या सुनिए, पीके जाति की संख्या की आप बात कह रहे ही नहीं समीकरण है। बनाने की बात। नहीं, हाँ, आप सवर्ण हैं। सुन लीजिए आप ना। सवर्ण अच्छा, हैं तो और यहाँ कहाँ संविधान में लिखा है कहीं नहीं लिखा है कि सवर्ण नहीं कहीं नहीं सुनिए, लिखा है। एक मिनट, आप ये कहाँ संविधान में लिखा है कि सवर्ण राजनीति नहीं कर सकता है या कोई राजनीतिक कर प्रयास सकता नहीं है। कर सकता है? इससे कोई ये सवाल क्यों ना पूछे कि आप जिन लोगों के लिए काम कर रहे थे, पैसा लेकर जिनको जितवा रहे थे, जिनकी हर बात को आप जनता के बीच में सबसे चमकदार तरीके से पहुंचा रहे थे, आज आप उन्हीं को गाली दे रहे हैं। आज कह रहे हैं यही लोग सबसे खराब। तो पहले वाला प्रशांत किशोर सच्चा कि अभी वाला प्रशांत किशोर सच्चा? प्रशांत किशोर ने अगर पूरे इस 2 साल के अभियान में ये कहा हो कि कोई खराब हो, आप पूरे अभियान को अपने ध्यान से देखा ही नहीं। 2 साल में मैंने आपको बहुत नजदीक से मैं बता रहा देखी हूँ, आप मेरे सभाओं को जाकर देखिए। मैं कहता हूँ वोट जिसको देना है दो। एक बार नहीं कहता हूँ, 4 बार 5 बार कहता हूँ, वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दो। पूरा अभियान ही बस उतना ही है। मैं तो लालू जी का सम्मान करा रहा हूँ कि भाई लालू जी ने गरीब और पिछड़ों को आवाज दिया है कि नहीं, हाथ उठाकर बताओ। लोग कहते हैं दिया है। मैं कहता हूँ भाई नीतीश के राज में तुमको बिजली मिला है कि नहीं? हाँ मिला है, बताते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई मोदी ने तुम्हारे लिए मंदिर बनवा दिया, 4 किलो अनाज बांट रहे हैं, उसके लिए हाथ उठाओ, लोग उठाते हैं। लेकिन इन लोगों ने तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई नहीं दिया। और लोग ये दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी तुम हो, क्योंकि तुम्हें रोजगार पढ़ाई चाहिए ही नहीं। तुम खाली मंदिर मस्जिद और 4 किलो अनाज पर अपना वोट बेचोगे तो तुम्हारा यही दशा होगा। अच्छा, वोट बेचने खरीदने से पैसे का भी ध्यान आ गया जी। ये कब आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे मैं पैसा लेके इतने लोगों को मैंने जिताया है। हाँ, मतलब तो अब भाई तक तो अगर 10 हज़ार लाख करोड़ का तो आपका तो अगर मान लीजिए कि 10 साल, हाँ, पहले तो लोगों को अपने दिमाग में क्लैरिटी रख लेनी चाहिए कि उनको ये समझना कि प्रशांत किशोर आपने अपना क्या? सारा पैसा लगा दिया है नहीं, जन सुन स्वराज लीजिए, में। मेरी नहीं, बात। पहले आप क्लियर नहीं, कीजिए। पहले आप सुनिए। जो आपने कहा कि भाई पैसा कहाँ से आया, तो आप तो आज अंतिम में पहुंचे ना। यहाँ पर हर गांव, हर प्रखंड में लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, पत्रकारों ने, कि पैसा कहाँ से आ रहा है। हाँ। मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप ये समझते हैं कि प्रशांत किशोर ने 10 साल में इस देश में बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताया है या जिताने में मदद की है, तो पैसा उन्हीं लोगों से या उनके मददगारों से ले रहे हैं जिनकी मदद हमने पिछले 10 साल में की है। जिनको पता है कि जैसे आपने कहा कि प्रशांत किशोर अगर काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा होगा या कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। पैसा उनसे मांग रहे हैं और ये अभियान के लिए मांग रहे हैं। इसमें कोई इतना बड़ा भी खर्चा नहीं है जो कि पैसा इकट्ठा न किया जा सके। जब ये दल 2 तारीख को बनेगा तो जैसे आपने 2011-12 में पहली बार देश ने देखा कि सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए हो सकता है, वैसे डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग का जो मॉडल हम लोग खड़ा कर रहे हैं बिहार में, 2 करोड़ बिहार के लोग 100 रुपया जनसुराज को दें ताकि 200 करोड़ रुपया इकट्ठा हो और उसी से चुनाव लड़ा जाएगा। अब आप बताइए, आपने जितना बिहार को देखा समझा होगा, 13 करोड़ की हम लोग की आबादी है। चाहे जितनी भी गरीबी है, 2 करोड़ आदमी ऐसा है कि नहीं जो कि 100 रुपया दे सके। अगर 100 रुपया 2 करोड़ लोग दे देंगे, 200 करोड़ रुपया हो जाएगा। नहीं तो वो आपको क्यों देंगे? वही इसलिए देंगे कि 2-3 बरस से जो हमने काम किया है उसको गांव गांव में लग रहा है कि कोई एक आदमी आकर अपना पैदल चल के अपना जीवन खपाकर अगर हम लोग को लिए रास्ता निकाल रहा है, सही लोगों को खड़ा कर रहा है, सही लोगों को राजनीति में ला रहा है, तो 100 रुपया क्यों नहीं देगा? 100 रुपया इसलिए देगा ताकि उसको 2000 रुपया राशन कार्ड बनाने के लिए न देना पड़े। 100 रुपया इसलिए देगा कि उसको कल होकर इंदिरा आवास में 30,000 रुपया घूस न देना पड़े। 100 रुपया इसलिए देगा कि उसको दाखिल खारिज जमीन के रसीद कटाने में 5,000 रुपया ना देना पड़े। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तुम अभी 100 रुपया दे दो, हम तुमको सबसे ईमानदार उम्मीदवार चुनाव लड़ा के जिता के पर लाएंगे। तो प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी क्या है? मतलब राष्ट्रवादी है कि सेंट्रिस्ट है कि लेफ्टिस्ट है? नहीं, क्या विचारधारा है प्रशांत किशोर की जनसुराज की आइडियोलॉजी जो आज़ादी से पहले कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी, करीब करीब वही आइडियोलॉजी आज के कॉन्टेक्स्ट में आप मान सकते हैं। सिर्फ इसमें गांधी का चेहरा नहीं लगा हुआ है। जो बातें भी कांग्रेस स्टूड फॉर इन आइडियोलॉजिकल टर्म्स बिफोर इंडिपेंडेंस, वी स्टैंड फॉर, बाय एंड लार्ज वी स्टैंड फॉर दैट। लेकिन चाहे वो ग्राम स्वराज की बात हो, वो समाजवाद की बात हो, समानता की बात हो, इक्वालिटी की बात हो, अंग्रेजी में अगर कहें तो लेफ्ट ऑफ सेंटर की पोजिशनिंग हो, मूलतः उसी बात को फिर से पुनर्जीवित करने, सिर्फ पुनर्जीवित करना ऑर्गेनाइजेशनल बात नहीं है, उस विचारधारा को पुनर्जीवित करने की बात है जिसमें लोकतंत्र, समानता, समाजवाद, ग्राम की प्रधानता, उस चीज को फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो आपके पास मौजूद थे। कांग्रेस से आपकी बातचीत भी चल रही तो कांग्रेस नहीं तैयार हुई ना। कांग्रेस
से बातचीत मेरी हुई, 1 साल उनके साथ बैठ के बात करी, सब उनको बताया, उनको अच्छा भी लगा। लेकिन इसको करने के लिए फ़र्क बस इतना है कि वो इस काम को राहुल गांधी के नाम पर करना चाहते थे, हम लोग उस काम को महात्मा गांधी के नाम पर करना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की ब्रांडिंग करके राहुल गांधी के साथ इस चीज़ को खड़ा किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि देश में अगर आपको वो ऑल्टरनेटिव चीज़ खड़ी करनी है तो उसका एक और एकमात्र हथियार, एकमात्र तरीका महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित करना है, न कि राहुल गांधी की विचारधारा को। तो मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर राहुल गांधी को रखा, खासकर कांग्रेस। नहीं, अब ये आप कहेंगे, लेकिन वो तो आपको और हमको कहने की जरूरत नहीं। हो तो आज जो कांग्रेस पार्टी चल रही है, आप उसमें देख लीजिए किसकी प्रधानता है। ये तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। और आज की जो कांग्रेस है, ये तो बीच में कई बार टूटी है। ये तो कांग्रेस आई थी, कांग्रेस इंदिरा बनी, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस वापस हो गए। ये ओरिजिनल कांग्रेस थोड़ी ना है। तो अच्छा, ये आपके लिए आसान है कि कठिन है? अब सवाल सुन लीजिएगा। आसान इसलिए क्योंकि आप तो इन सारे खेमों में रहे हैं, आप इनकी हर दुखती नब्ज को जानते हैं, आप इनकी वीकनेस को भी जानते हैं, आप इनकी स्ट्रेंथ को भी जानते हैं। एंड देन या फिर ये आपके लिए खतरनाक है, थोड़ा परेशान करने वाला है कि बहुत बड़ी ताकतें हैं, आप कैसे लड़ पाएंगे? बड़ी ताकत तो मैं किसी को नहीं मानता हूँ, डरता मैं किसी से नहीं हूँ। तो बड़ी ताकत कुछ नहीं है। कठिन इसलिए है कि समस्या बड़ी है। बिहार वो राज्य है जिसको ज़्यादातर दलों ने, नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि बिहार को लेकर मैंने पहले कांग्रेस के नेतृत्व से चर्चा नहीं की होगी या भाजपा से बात नहीं करी होगी, या जब उनके साथ काम किया है, बिहार तो हमेशा से दिल में रहा है, हमेशा उसकी बात करी है। नीतीश से भी बात किया होगा, लालू जी से भी बात किया होगा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आके कहता है कि अब इससे ज़्यादा बिहार नहीं सुधर सकता है। ठीक है, अब जितना हो रहा है इतना ही बहुत है, अब इससे ज़्यादा क्या ही सुधरेगा। एक तरह से एक नोशन बन गया है बिहार और बिहारी कि मतलब ये लोग मतलब नहीं सुधरने वाले, इसको इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। उस नज़रिए से बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कोई यहाँ दल बड़ा है, कोई नेता बड़ा है, उससे मैं डरता हूँ, वो कोई डर नहीं है। डर ये है कि जो मैं कहता हूँ कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब है, उससे ज़मीन पर बहुत ज़्यादा गरीब है। जब मैं देखता हूँ अपनी आँख से तो डर लगता है कि क्या कभी इन लोगों को की ज़िंदगी को हम लोग सुधार पाएंगे। इतना पीछे छूट गए हैं, कैसे आगे जाएंगे, वो डर है। इतने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी, वो डर है। लेकिन ये डर इस बात का नहीं है कि कौन कितनी जाति का है, कि कौन हमको चुनाव में हरा देगा। कोई चुनाव में नहीं टिकने वाला। अब देखिएगा, डर ये है कि अगर लोगों ने इतनी आशा, इतने विश्वास से जिता दिया, आपको जिम्मेवारी दे दी, तो इसको सही कैसे किया जाए, डर उस बात का है। अच्छा, आपको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, छुपी हुई, कि वो पैसा देते हैं, उन्होंने आपको ये जगह दे दी है, जगह एज इन बिहार की पृष्ठभूमि दे दी है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि ये कौन लोग कह रहे हैं? ये कहने वाले लोग हैं राजद वाले। हाँ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक ही लीवर है, भाजपा का डर, ताकि मुसलमान उनको वोट देता रहे। मैं बार बार इसीलिए मुसलमानों को किरासन तेल कहता हूँ, क्योंकि उनको मालूम है कि हमने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं है। आरजेडी को ये मालूम है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, सिवाय भाजपा का डर दिखाने का। मुसलमानों के लिए आरजेडी ने कुछ नहीं किया है, ना विकास के तौर पर, ना राजनीतिक भागीदारी के तौर पर, ना भाजपा को हराने के तौर पर। कुछ नहीं किया, वो भाजपा को हरा भी नहीं पाए। लेकिन डर एक मुसलमानों को के मन में बैठा दिया। अब उनको ये लग रहा है कि अगर कोई नया विकल्प बन जाए तब तो ये लीवर काम करेगा नहीं। तो मुसलमानों को डर को जिंदा रखने का एक उपाय क्या है कि भाई भाजपा का बी टीम है। भाई आपके पास प्रमाण क्या है? आपके पास प्रमाण क्या है? लोग कहते हैं भाई इनके पास पैसा बहुत है। हाँ। इतना अभियान चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? दूसरा, कुछ लोग कहते हैं भाई इनको ईडी सीबीआई वाले क्यों नहीं पकड़ रहे? यही तो दो बात है। तो भाई ईडी सीबीआई ने तो सोनिया गांधी को भी नहीं पकड़ा है अभी तक, तो क्या वो भी भाजपा की बी टीम है? महिलाओं का सम्मेलन था, आप महिलाओं के इतने बड़े समूह के बीच में कह रहे हैं कि शराबबंदी 15 मिनट हटा देंगे। हटा दूंगा। बिल्कुल हटा देंगे। ऐसे कैसे? अरे मैं इस अभियान की यही वोटर नहीं, यही शराबबंदी की वजह से नीतीश बाबू को मिले ना। यही तो जन स्वराज की ताकत है। हम सवर्णों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि बिहार में भूमि सुधार लागू करेंगे, जबकि कन्वेंशनल विजडम यह है कि अगर आप भूमि सुधार का बात कीजिएगा सवर्ण नाराज हो जाएगा। हम मुसलमानों के बीच में जाकर कह रहे हैं
कि तुम इसलिए इस दुर्दशा में हो कि क्योंकि तुमने पैगंबर साहब की बात नहीं मानी, उस बात को उस अब जिस दीन और जिस कौम की बात कर रहे हो उसकी बात नहीं फॉलो कर रहे हो। हाँ। हम महिलाओं के बीच में जाकर कह रहे हैं कि शराबबंदी हटा लेंगे, क्योंकि महिला या मुस्लिम या सवर्ण या अति पिछड़ा मेरे लिए वोट बैंक नहीं है। आपने एक जगह ये भी कहा है कि सरनेम जो है वो अगर पॉलिटिक्स में आपको पसंद नहीं है। नहीं, हम लोग मतलब जिस व्यवस्था से आते हैं, हमारे पेरेंट्स ने कभी हम लोग का सरनेम रखा है, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे घर में किसी का सरनेम नहीं है। नहीं, पर सरनेम एज इन आपने उसमें यादव का जिक्र किया था, अखिलेश यादव का, आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया था, राहुल गांधी का जिक्र किया था। द सरनेम दैट इज हेल्प देम, मदद करके। ऑब्वियसली वो बड़े बाप के लड़के हैं, उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान तो यही है कि भैया लालू जी के लड़के हैं। भाई उनकी पहचान क्या है? अगर वो लालू जी के लड़के नहीं हैं तो उनकी क्या पहचान है? उन्होंने ऐसा कुछ पराक्रम तो किया नहीं है। पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलकूद में, समाज के लिए कुछ अगर किया हो तो उसकी चर्चा की जाए। भाई चर्चा एक ही है कि भाई लालू जी के लड़के हैं, उस नज़रिए से उनको सरनेम का फायदा है। आपको लगता है ये तीनों पार्टियां जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये कभी परिवार मुक्त हो पाएंगे? कांग्रेस, चलिए एक एक करके, कांग्रेस कभी परिवार मुक्त हो पाएगी? नहीं, आज की जो कांग्रेस है उसमें परिवार का, गांधी परिवार का उनका कंट्रीब्यूशन भी है और उनका प्रभाव भी है। उससे वो बिल्कुल अलग, उस परिवार से अलग होकर आज की कांग्रेस की परिकल्पना करना करीब करीब असंभव। ये सही है कि गलत है पॉलिटिकली? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं तो कांग्रेस के नज़रिए से नहीं कह रहा हूँ, वो तो देश के लोकतंत्र के हिसाब से गलत है। भाई आपने यहाँ पर आपको चपरासी भी बनना है तो टेस्ट देना है। मतलब गरीब सामान्य परिवार के बच्चे को अगर कांस्टेबल बनना है तो वो 5 साल दौड़ की प्रैक्टिस करता है, प्रयास करता है, लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, कॉम्पीट करता है, तब वो कांस्टेबल बनता है। और आप पूरे समाज के मुखिया बन रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम किसी के आप लड़के हैं। ये तो कोई राजशाही थोड़ी ना है भाई। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, बिहार में आपका फोकस है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन राष्ट्रीय पटल पर मैं देखूं, क्या बीजेपी का सूरज अब ढलता हुआ दिख रहा है आपको? बात ढलने और चमकने की नहीं है। बीजेपी, मैंने ये पहले भी कहा, उसको लोग कई बार गलत कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं, कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी हारे जीते स्वाभाविक है, चुनाव है, लोकतंत्र है, आप हारोगे ही हारोगे, ऐसा तो है नहीं, कोई हारेगा नहीं चुनाव। लेकिन राजनीति जो है, बिहार देश की राजनीति की धुरी जो है वो अभी आने वाले 10, 20, 25, 30 साल तो भाजपा ही रहने वाली है अभी भी। हाँ, क्योंकि ये पहले भी रहा है। 1950 से लेके 90 तक पूरे देश की राजनीति की धुरी जो थी वो कांग्रेस थी। आप कांग्रेस के पक्ष में होते थे या कांग्रेस के विरोध में होते थे। इतना टाइम से आप उनको फॉलो भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं एज एन एक लीडर के तौर पर, नरेंद्र मोदी को। कुछ बदलाव आपको दिखा है, कोई परिवर्तन आपको दिखा है? देखिए, एक परिवर्तन जो है, जो कि हम लोग सामान्यतः ध्यान नहीं देते हैं, वो है एज का। हाँ, मतलब आपके घर में आपकी माँ हैं, आपके दादाजी हैं, वो 10 वर्ष में आप उनको देखेंगे तो उनकी क्षमता में फ़र्क आपको दिखता है कि पहले 70 के थे तो मेरी दादी एकदम एक्टिव थी, और अब 80 के हो गई तो अब थोड़ा एक्टिव नहीं है। या अपने माँ बाप के लिए भी हम लोग देखते हैं। नेताओं के लिए हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ये कॉन्फिडेंस को लेकर बड़ी चर्चा होती है कि पीके का कॉन्फिडेंस राहुल गांधी को लेकर तंज है कि सीरियसली? नहीं, सीरियस एनालिसिस है कि जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा हो तब तो आप कॉन्फिडेंट मतलब अपियर होते ही होते हैं। राहुल गांधी की खूबी यह है कि जब उनके जीवन में सब उल्टा हो रहा है, मतलब हाँ। पिछले 10 साल में बाई लार सारे चुनाव हारे हैं, बहुत पॉलिटिकली तो टर्बुलेंट फेज रहा है उन लोगों के लिए, इसके बावजूद वो कॉन्फिडेंट बने हुए हैं कि भाई नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तो ये मतलब, तो ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हुआ ना। अब ये कॉन्फिडेंस है अभी, अब ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मुझे। एक पर्सन, एक सिटीजन होने के नाते आपको क्या लगता है, अगर सबकी कानून वो लागू होना चाहिए जो देश के सभी वर्गों को मान्य हो। बात सिर्फ यूसीसी की नहीं है, चाहे सीए हो या यूसीसी हो या वक्फ बोर्ड का भी मामला चल रहा है। मतलब आप जबरदस्ती, दिक्कत यह है कि आप जबरदस्ती मत थोपिए किसी पर। उन समाज के लोगों को भी तो, जिनके लिए कानून आप बना रहे हैं, जिनके ट्रिपल तलाक, जिन महिलाओं के भले की आप बात करने का दावा कर रहे हैं, उन महिलाओं से आपने बातचीत किया नहीं और जबरदस्ती का उसका ठेका ले लिया अपने सर पे। तो आपको लगता है कि ये दूरी और हो गई है मुसलमानों और मोदी के बीच में, या ये कभी पट भी पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से पटने वाली है। इसलिए नहीं कि
कोई ये यूसीसी का मामला है या वक्फ बोर्ड का मामला है, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और कहीं ना कहीं भाजपा भी ये दूरी को रखना ही चाहती है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, तो भाजपा भी ये दूरी बना के रखना चाहती है क्योंकि उनको हिंदुओं को बताना है कि हम इनके विरोध में, हिंदुओं के उस सेक्शन को वो अपीज कर रहे हैं जो कि एंटी मुस्लिम बात सुनना चाहता है या एंटी मुस्लिम बात करना चाहता है। तो कोई ऐसी पार्टी जो इन दोनों को साथ लेकर चली, क्योंकि कांग्रेस पे ये आरोप लगते हैं कि एंटी हिंदुत्व जा रही है। देखिए कौन ऐसी पार्टी है, नहीं है वो बात। इस देश में हिंदू मुसलमान साथ में ही रह रहे हैं, रात से नहीं रह रहे हैं। वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ओनली आफ्टर इंडोनेशिया वी आर द सेकंड लार्जेस्ट। कुछ दिन में शायद फर्स्ट भी हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी कौम को आप बिल्कुल साइडलाइन करके नहीं चल सकते हैं। आप कांग्रेस हैं, भाजपा हैं, कोई भी हैं, आपको दोनों को मिलाकर चलना ही पड़ेगा। वैचारिक खींचतान लड़ाई तो चलती रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को ये थोड़ा जरूर भय है इस सरकार को लेकर, मुस्लिम समाज में भय है और उसके लिए वो भय क्यों है इस पर विवाद करने के बजाय सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चूंकि आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, आप ऊपर हैं, तो आपको वो एक्स्ट्रा, यू हैव टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप टू गिव कॉन्फिडेंस टू द कम्युनिटी कि आपकी भी उतनी ही सरकार है, आपका भी देश उतना ही है, आपके भले की भी उतनी ही बात सोची जा रही है जितने समाज के अन्य वर्गों। तो वो जो ये कहते हैं कि सारी कल्याणकारी योजनाएं अगर अब्दुल के घर पहुंच रही है या ये कहिए आनंद के घर पहुंच रही है तो अब्दुल के घर भी वो ठीक है, मुसलमान को उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। मुसलमानों को ऑब्जेक्शन इस पर है कि जब आप वक्फ बोर्ड पर अमेंडमेंट करते हो तो उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हो। मुसलमानों को ऑब्जेक्शन इस पर है कि आप सीए एनआरसी ला रहे हो तो उसको एक सिर्फ मुस्लिम को उसमें से हटा रहे हो। मतलब सीए एनआरसी का आप कानून लाते लेकिन उसमें सिर्फ मुस्लिम को हटा दिया, वो गलत है ना। क्योंकि पड़ोसी मुल्क जहाँ से ला रहे हैं वो सारे के सारे मुस्लिम फिर वही बात मुस्लिम बहुल है, तो इनफैक्ट इस्लामिक कंट्रीज है। नहीं, तो इसलिए वो जब कोई मुस्लिम समाज का आदमी लिंच किया जाता है और उस पर आप स्टेटमेंट नहीं देते हो तब मुसलमानों को दिक्कत है, उससे दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि पीछे के राज्यों में कभी मुसलमानों के साथ कोई गलती नहीं हुई है, दंगे नहीं हुए, लोग मरे नहीं, लेकिन खाना पूर्ति के लिए ही सही, कम से कम सरकार में होने के नाते आपको बोलना तो है। जब सरकार उस पर बोलती नहीं है या जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो दिखते हैं सरकार के बड़े नेताओं के साथ, तो फिर समाज का डरना या उसका शक करना वो लाजमी है। वो ये कहते हैं विनेबिलिटी है नहीं, काम कितना भी कर लीजिए वोट मिलता नहीं वो है। ठीक बात है, लेकिन देखिए वोट तो किसी भी पार्टी, किसी दल को 100% तो मिल नहीं सकता है। जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया या आज़ाद कराने का दावा करते हैं, वो भी जब चुनाव हुआ उनको 100% वोट तो मिला नहीं। तो जब आप चुनाव लड़ते हैं तो यू गेट वोट ऑफ ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बट व्हेन यू आर इन द पावर, व्हेन यू रूल फॉर द होल, नॉट फॉर द पार्ट्स। और इसी बात को तो वाजपेयी जी ने कहा, भाजपा के नेता ही नहीं कहा कि भाई राजा के लिए प्रजा के बीच में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। राजधर्म की जो बात, वो एक लाइन अभी तक बताई चलाई जाती है, यही तो कहा कि भाई राजा के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता है। जब राजा चुना जा रहा है तो स्वाभाविक है कोई आपके पक्ष में होगा, कोई विपक्ष में होगा, हर आदमी तो आपके पीछे नहीं होगा। लेकिन एक बार जब आप राजा चुन लिए गए तो फिर आपकी जिम्मेवारी है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलिए। तो प्रशांत किशोर समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले? नहीं, हम तो राजा नहीं हैं, लेकिन हम लोग तो जो अभी प्रयास कर रहे हैं उसमें प्रयास तो ये है कि सब। तो 10 साल आप राजा नहीं है, आने वाले कई दशकों में जन स्वराज की जो व्यवस्था बन रही है जिसमें हमारी भूमिका है, ये मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर सकता हूँ कि उसमें समाज के सभी वर्गों के साथ जहाँ तक हो सके न्याय और उनको साथ लेकर चलने का प्रयास होगा ही होगा। नहीं, पर प्रशांत किशोर कभी संसद में होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, कभी विधानसभा में होंगे कि नहीं? मैंने 2017-18 में ये कहा था कि मैं संसद में नहीं जाऊंगा 10 साल बिहार में, मैंने कहा है। उसके बाद जाएंगे तो 28-29 तक तो मैं, ऐसा तो है नहीं कि मुझे संसद में भेजने वाले लोग नहीं है, बहुत लोग भेजना चाहते हैं। हाँ, पर दिखेंगे आप एक्टिव रोल में? मैं बिहार में ही देखूंगा। तो यहाँ की विधानसभा में दिख जाएंगे? विधानसभा में अगर सब लोग मिलकर तय करेंगे लड़ना है तो लड़ेंगे। अगर सब लोग मिलके ये जिम्मेवारी देते हैं कि भाई आपको ये विधानसभा ये सीट लड़नी है तो लड़ेंगे। ये इस बार के 200? हाँ, अगर सब लोग कहेगा तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ने में क्या है भाई? जब 243 लड़ने की तैयारी है तो अपना भी लड़ेंगे। तो सीट कौन सी होगी? जो भी लोग मिलकर तय करेंगे, सब लोग मिलकर तय करेगा। राघोपुर लड़ना है तो राघोपुर लड़ेंगे। वो आपके दिल के करीब है?
या नहीं, ये नाम आपने ऐसे ही ले लिया? नहीं नहीं, राघोपुर मतलब तेजस्वी यादव की सीट है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वही अगर मैं समझ सबने रही हूँ। कहा कि भाई जन स्वराज परिवार की ओर से आपको ही लड़ना है राघोपुर, तो लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये खुले तौर पर चुनौती है आपने? बिल्कुल भाई, जो भी दल तय कर देगा। हम चुनौती क्या, पूरे बिहार में ही ठोक के चुनौती दे रहे, कोई राघोपुर की क्या बात है। तो इस बार के चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं प्रशांत किशोर जी। नहीं, बहुत- दिलचस्प इसलिए होने वाले हैं कि बिहार से आपको वो व्यवस्था दिखेगी, उस राजनीतिक व्यवस्था का जन्म और उदय होता हुआ दिखेगा जो शायद चुनाव के रिजल्ट आने तक लोग स्वीकार करने को तैयार न होंगे कि नहीं ये तो हो नहीं सकता है, लेकिन वो होगा। आपको हमारी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे प्रशांत किशोर, हर मुद्दे पर दिल खोलकर जी खोलकर अपनी बात रखी है और तैयार है बिहार की इस सरजमी पर पॉलिटिकल शुरुआत के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।